नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आज आपको थर्ड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इटली का एकीकरण पढ़ाऊंगी। इसका पीरियड है 1850 से लेकर 1870 तक। इससे पहले हमने जर्मनी का एकीकरण पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था। इटली और जर्मनी यूरोप के महत्वपूर्ण देश हैं और इन दोनों देशों ने 19वीं शताब्दी में बहुत सारे प्रांतों को देखा था, बहुत सारे राज्यों को देखा था और धीरे धीरे ये दोनों ही एक का एकीकरण होता है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में। तो आज हम इटली की कहानी पढ़ेंगे कि किस प्रकार इटली का एकीकरण 1815 से 1870 के बीच में हुआ। अब हम पहले इटली के भूगोल को थोड़ा सा समझ लें। इटली के जो राज्य हैं वो इस प्रकार से थे कि पूर्व में जो महत्वपूर्ण राज्य थे वो थे सार्डिनिया पीडमोंट का राज्य जो सेवाय वंश के अधीन था। मध्य में पोप का राज्य था जो कि एक स्वतंत्र राज्य था और पूर्व में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे राज्य थे जो ऑस्ट्रिया के अधीन थे या ऑस्ट्रिया का उन पर प्रभुत्व था। दक्षिण में नेपल्स और सिसिली के राज्य थे जो कि बोरबोन वंश के थे। अब मैं वापस रिपीट करती हूँ। मध्य में पोप, पश्चिम में सार्डिनिया पीडमोंट, पूर्व में लोम्बार्डी और वेनेशिया के राज्य और दक्षिण में नेपल्स और सिसिली के राज्य। ये सभी राज्य अलग अलग स्वतंत्र राज्य थे। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटली के एकीकरण में अनेक बाधाएं थीं। सबसे महत्वपूर्ण जो बाधा थी वो था पोप। अब पहले हम समझ लें कि पोप कौन है। पोप रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च धर्माधिकारी था और पोप रोम में रहता था और वहां पर उसे एक स्वतंत्र रूप से राज्य करता था। पोप के राज्य को यदि इटली में मिलाने का प्रयत्न किया जाता तो यूरोप के समस्त रोमन कैथोलिक जनता इससे नाराज होती थी। क्योंकि पोप के राज्य को यूरोप के अलग अलग राज्यों का समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा इतने सारे छोटे छोटे राज्य थे इसलिए वहां पर राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। दूसरा जो प्रमुख बाधा थी वो थी ऑस्ट्रिया और मेटरनिक। ऑस्ट्रिया राज्य और मेटरनिक वहां का चांसलर। वो दमनकारी नीति अपनाता था ताकि निरंकुश शासक ही इन छोटे छोटे राज्यों पर राज्य करे और उन पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य रहे। और तीसरा जो बाधा थी वो थी छोटे छोटे राज्य यानी कि एकता का अभाव। हम भारतीय इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि भारत में एकता का अभाव शुरू से ही रहा है। तो ये 3 कारण थे जिनकी वजह से एकीकरण में बाधा हुई, मगर फिर भी धीरे धीरे इटली का एकीकरण शुरू हुआ। तो उसको हम समझें एकीकरण के चरण के द्वारा। सबसे पहले है एकीकरण के चरण में कार्बोनारी या गुप्त संस्था। अब ये कार्बोनारी क्या थी, इसका क्या विद्रोह हुआ, इसको समझने की आवश्यकता है। कार्बोनारी जो थी वो एक गुप्त संस्था थी और इस गुप्त संस्था ने 1820 और 21 में महत्वपूर्ण योगदान दिया जब वहां पर विद्रोह हुआ। नेपल्स में कार्बोनारी संस्था ने विद्रोह किया और पीडमोंट में 1821 में विद्रोह हुआ, मगर ऑस्ट्रिया ने इनका दमन कर दिया। इसके बाद 1830 का विद्रोह हुआ। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों में भी पड़ा। इस क्रांति के प्रभाव से पोप के राज्य
परमा और मेडोना में विद्रोह हुआ, मगर एक बार फिर ऑस्ट्रिया ने विद्रोहियों का दमन कर दिया। अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को समझने के लिए, और वो है मैज़ीनी, जिसका समय था 1870 से 72 के समय में उसने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। मगर हम पहले मैज़ीनी को समझ लें। मैज़ीनी का पूरा नाम है जूसेप्पे मैज़ीनी। जूसेप्पे मैज़ीनी ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। वह जेनोआ का एक चिकित्सीय शास्त्री का पुत्र था। बचपन से ही उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और उसका मन था कि इटली को स्वतंत्रता प्राप्त हो। प्रारंभ में वो कार्बोनारी संस्था का सदस्य बना, बाद में वो कैदी बन गया, और जब कैद से छूटा तो उसने स्वयं अपनी एक संस्था बनाई 1831 में, जिसका नाम है युवा इटली या यंग इटली। इस संस्था ने शीघ्र ही कार्बोनारी संस्था का स्थान ग्रहण कर लिया। कोई भी व्यक्ति जो 40 वर्ष से कम का उम्र हो वो इसकी सदस्यता ले सकता था। इस संस्था का ध्येय था युवकों को शिक्षित और अनुशासित बनाकर देश सेवा के लिए तैयार करना। मैज़ीनी का विश्वास था कि इटली के युवकों में देश गौरव और प्रेम की भावना हो ताकि वो स्वतंत्रता के लिए संगठित हो सके। उसका एक बहुत ही फेमस कोट है, यदि समाज में क्रांति लाना हो तो क्रांति का नेतृत्व युवकों के हाथ में दे दो। नव युवकों में एक गुप्त शक्ति है तथा जनता पर उनकी आवाज का असर जादू के समान होता है। मैज़ीनी ने युवा इटली के माध्यम से इटली की जनता को 3 नारे दिए। पहला, परमात्मा में विश्वास रखो। दूसरा, सभी भाइयों को एक साथ मिलाओ। और तीसरा, इटली को मुक्त करो। तो इसी कारण से धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और 1833 में 60,000 लोग युवा इटली आंदोलन से जुड़ गए। मगर प्रॉब्लम अब एक थी कि इसके अलावा भी इटली में अलग अलग विचार हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ जो लोग थे वो ये मानते थे कि इटली में उदारवादी राजतंत्र होना चाहिए, पीडमोंट के शासक के नेतृत्व में, और वो शासक उस समय था चार्ल्स एल्बर्ट। कुछ चाहते थे कि पोप, जो नवम पोप था, वो इटली को नेतृत्व प्रदान करे। तो इस तरह से अलग अलग था। 23 मार्च 1848 में सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने इटालियन वासियों को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी। ये समय ऐसा हुआ था जब ऑस्ट्रिया से मेटरनिक वियना छोड़कर चला गया था। परमा, मोडेना, टस्कनी की सेना जगह जगह साथ मिली और सार्डिनिया की ओर से युद्ध में उन्होंने भाग लिया। इस युद्ध के संबंध में कैटलबी, जो एक बहुत महान इतिहासकार है, उसने लिखा है, इटली के स्वाधीनता संग्राम का एक नया दौर आरंभ हुआ। अब तक इटली का संघर्ष विद्रोहों तथा आंदोलन तक ही सीमित था, किंतु अब उसने राष्ट्रीय युद्ध का रूप धारण कर लिया। पीडमोंट के शासक ने घोषणा की कि सभी का केवल एक ही कर्तव्य है कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दे। तो उन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध किया, मगर बाद में उससे समझौता करना पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रिया ने उन्हें पराजित कर दिया और इसके बाद निरंकुश शासन पुनः स्थापित हुआ। मगर उग्र गणतंत्रवाद का उदय इसके बाद हुआ, क्योंकि चार्ल्स एल्बर्ट समझ गया कि इस तरह से विजय प्राप्त नहीं हो सकती है। मैज़ीनी ने घोषणा की
कि राजाओं का युद्ध समाप्त हो गया है, अब जनता का संघर्ष आरंभ होना चाहिए। तो इस प्रकार मैज़ीनी के नेतृत्व में रोम में विद्रोह हुआ, पोप भाग खड़ा हुआ और 1849 में रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्लोरेंस और टस्कनी में भी गणतंत्र स्थापित हुआ। ऑस्ट्रिया के साथ समझौता हुआ और उसके बाद हम देखते हैं सार्डिनिया पीडमोंट में भी परिवर्तन आता और विक्टर इमैनुअल अपने पुत्र विक्टर इमैनुअल द्वितीय के पक्ष में सिंहासन त्याग देता है। तो इस प्रकार इस इटली के एकीकरण का जो पार्ट 1 टॉपिक है उसमें हमने समझा कि किस प्रकार से इटली में एकीकरण होता है, और इसका दूसरा चरण हम दूसरे टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।